पहले गुड आफ्टरनून। आज हम यूपी बोर्ड का गेस्ट पेपर आपको देने वाले हैं, जो कि कई बच्चों का डिमांड आ चुका है कि सर गेस्ट पेपर बताइए। तो आइए आज हम आपको ऐसा गेस्ट पेपर देते हैं कि अगर आप तैयारी कर लेते हो तो निश्चित ही आप 100 में 100 करके आओगे। और वो अलग बात है कि एग्जामिनर कितना नंबर आपको देता है, लेकिन ये हमारी गारंटी होगी कि आप 100 में 100 करके आओगे। तो आइए देरी ना करते हुए हम गेस्ट पेपर की ओर आपको ले चलते हैं कि गेस्ट पेपर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पूछा जाएगा। तो आइए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें आपसे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें सबसे पहले गद्य का विकास और पद्य का विकास, यानी हिंदी साहित्य गद्य का विकास और हिंदी साहित्य पद्य का विकास, ये दो प्रश्न 10 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आता है वो आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। फिर आपका जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो पद्यांश पर आधारित होगा, ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं अभी सिलेबस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको गेस्ट प्रश्न भी बताएंगे कि गेस्ट प्रश्न क्या आने वाला है। इसके बाद कथा भारती से भी आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जो कथा है, पंचलाइट है या आपका बहादुर है या ध्रुव यात्रा है, उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो और उसके आगे का जो क्वेश्चन है वो खंड काव्य है, अर्थात ये अलग अलग भागों में खंड काव्य दिया गया है। किसी में आलोकवृत्ति पूछा है किसी जिले में, तो किसी में रसवृत्ति पूछा है। इस तरीके से हम आज केवल और केवल आलोकवृत्ति खंड काव्य की चर्चा हम इसमें करेंगे कि ये आपका जो अब तक का सिलेबस दिया ये खंड का भाग था। अब आइए खंड ख में क्या सिलेबस है उसकी भी चर्चा हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसमें जो दूसरा भाग होगा यानी खंड ख होगा, उसमें सबसे पहले आपका संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और उसको ससंदर्भ हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। संदर्भ को भी हम बताएंगे कि संदर्भ आप कैसे लिखोगे, क्या लिखा जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये भी आपके जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। गद्यांश का अनुवाद पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपका पद्यांश आएगा, जो संस्कृत में श्लोक जिसको बोलते हो उसके बारे में पूछा जाएगा, अर्थात उसका अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद वो जो आता है वो लोकोक्ति या मुहावरा पूछा जाता है। उसमें एक या तो लोकोक्ति या मुहावरा देगा, उसमें से एक मुहावरे का पूछा या लोकोक्ति का, जो आपको आ रहा है उसका आप उत्तर दे देंगे। इस प्रकार फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अपठित पद्यांश और गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अपठित का भाग है, इसको आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है और ना तो ये कहीं आपको मिलेगा। अर्थात अपठित का मतलब ही होता है जो हम पढ़ा गया नहीं है, वो आपको दिया जाएगा। ये सामान्य हिंदी वालों की बात कर रहे हैं। उसके बाद व्याकरण की बात आएगी, तो व्याकरण में शब्द एवं वाक्य परिचय अर्थात शब्द के बारे में पूछेगा। हो सकता है विलोम पूछ ले, हो सकता है पर्यायवाची पूछ ले, हो सकता है इस तरीके से शब्द की नॉलेज, शब्द की जानकारी के बारे में आपसे पूछेगा। इसके अलावा वाक्य परिचय हो सकता है, वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या वाक्य में शुद्धि अशुद्धि पूछ लेगा कि निम्न में कौन प्रश्न अशुद्ध है, या यह पूछ लेगा कि इन निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को देखते रहिए। इसके बाद हम आपको गेस्ट पेपर देने वाले हैं। आप
इसका भी सिलेबस देखिए। इसके बाद काव्य सौंदर्य की बात आती है तो काव्य सौंदर्य में रस से संबंधित प्रश्न पूछेगा, छंद से संबंधित पूछेगा और अलंकार पूछेगा। ये आप 3 चीजों को याद रखिए। इसके बाद पत्र लेखन की बात आएगी तो पत्र लेखन हो सकता है स्कूल में हो सकता है शिक्षक की नियुक्ति स्कूल के प्रति आवेदन लिखने के लिए कहा जाए, या आपके मोहल्ले की साफ सफाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा जाए, या नगर पालिका को लिखने के लिए कहा जाए, या मेडिकल ऑफिसर यानी बीमारी से संबंधित पत्र लिखने को कहा जा सकता है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा वो निबंध होगा। निबंध में 4-5 निबंध दिए होंगे, वो आपको एक निबंध करना होगा जो 80 शब्दों का होगा। इस प्रकार से हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की। अब हम आते हैं गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर में सबसे पहले हमने कहा था कि गद्य का विकास, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो है वीडियो हमने इसके पहले वाले में डाल दिया है, अर्थात उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रेषित कर चुके हैं। अर्थात उस वीडियो को देख करके आप 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अतिरिक्त काल विभाजन या गद्य साहित्य का विकास या पद्य साहित्य का विकास, इसका भी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि गद्य साहित्य का विकास और पद्य साहित्य का विकास की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हमने सलूशन दे दिया है। अब आगे जो आता है वह है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ क्या गद्यांश आएगा क्या पद्यांश आएगा, यहीं पर आपका गेस्ट पेपर तैयार होता है। तो सबसे पहले जो हमने गद्यांश में गद्य गरिमा से जो गद्य लिया है वो आपके सामने है। सबसे पहले है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ... आवश्यक धर्म है। ये जो गद्यांश है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। दूसरा देखिए, धरती माता के कोख में फिर ... आवश्यक है, ये भी गद्यांश इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है, यह प्रणाम भाव ही भूमि ... सूचित करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 100% गारंटी लेता हूं कि ये आ सकता है। आप आगे जो गद्यांश है वो जन का प्रवाह अनंत फिर ... उसके बाद निर्माण करना होता है। इस प्रकार आगे का जो दिया हुआ राष्ट्र का तीसरा अंग ... संस्कृति है। फिर आपका आगे वाला जो गद्यांश है वो साहित्य कला नृत्य ... स्वास्थ्य कर है। ये आपके जो 6 गद्यांश दिए गए हैं, 6 पैसेज दिए गए हैं, आपको इन्हीं को पढ़ करके जाना है, इन्हीं के प्रश्नों को हल करके आपको जाना है। और 6 में से गारंटी है कि आपको एक गद्यांश एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा। तो इसको संदर्भ, पहला प्रश्न जो होता है इसमें संदर्भ पूछता है कि संदर्भ बताइए। तो आपको मैं बता दूं, संदर्भ वह चीज है उसमें आपको पाठ का नाम लिखना होता है और उसका लेखक कौन है इसे लिखना होता है। ये अगर आप जानते हैं तो लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप, यानी जो आपके 6 गद्यांश दिए गए वो राष्ट्र के स्वरूप से आए हुए हैं। तो इस तरीके से लिखिए कि गद्य का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये संदर्भ मैंने आपको बता दिया और इसके अलावा 6 गद्यांश आपको बता दिए। 6 आप हल कर लोगे तो निश्चित ही गद्यांश आपका टैली कर जाएगा और 10 में 10 नंबर आप पा जाओगे। आइए पद्यांश की बात करें। जो प्रश्न नंबर 4 होगा, पद्यांश में आपको काव्यांजलि या पद्य को पढ़ना होगा। तो पद्य में क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला मैंने पद्यांश लिया है, बैठी खिन्ना एक दिवस ... क्रूरता से। दूसरा है, मेरे प्यारे नवजलद से ... विश्राम लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आने वाला है, इसे ध्यान दीजिएगा। तीसरा है,
जाते जाते अगर पथ में क्लांत डाट 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 मिटाना। तो और इसके अलावा चौथा जो है वो है सूखी जाती मनिन लतिका डाट 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 हमारा। ये जो आपके 4 पद्यांश दिए गए ये पाठ पवन दूतिका से हैं और इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो आप इसका संदर्भ जान गए। इसके अलावा मैंने पद्यांश में 3 पद्यांश और लिया है। देखिए, तदंतर बैठी डाट 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 जैसी, फिर दूसरा है दुर्बलता का ही डाट 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 विश्वासी, और तीसरा है कहते आते थे डाट 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 ने घेरा। इस प्रकार यह जो 3 पद्यांश है वो है कैकेयी का अनुताप, पाठ का नाम है, और इसके जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। इस प्रकार से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, अर्थात 100% अगर आप इसको तैयार करके जाते हो तो 20 नंबर आप पा जाओगे। आइए हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखें। 5 में क्या पूछा जाता है? तो प्रश्न नंबर 5 में लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में आपको केवल और केवल 3 लेखक का साहित्यिक परिचय और रचनाओं को जानना है। वह है सबसे पहले नंबर 1 पर है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका आप साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख पढ़ लीजिए। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी भी वही चीज है, साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख। और तीसरा है हरिशंकर परसाई, इनकी भी साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख आप पढ़ लीजिए। इसका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आइए छठे नंबर पर 5 के ख में देखते हैं कि 5 के ख में क्या पूछता है। तो 5 के ख में यह भी 80 शब्द में देना है, अर्थात उधर लेखक का साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख था। अब आते हैं काव्य में पूछता है। 3 रचयिता या 3 कवियों को मैंने रखा है। नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 महादेवी वर्मा। अर्थात ये 3 कवियों के बारे में आप जानिए, उनकी रचना जानिए, उनका साहित्यिक परिचय जानिए। यह भी 80 शब्दों में लिखना है, ये आपको 5 नंबर देगा। तो आइए छठे नंबर यानी प्रश्न नंबर 6 में देखें। वो 80 शब्द का होगा और वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें आप कहानी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके सामने हमने 2 कहानी रखा है, एक को पंचलाइट और दूसरी बहादुर। ये दोनों कहानी का आप कहानी याद कर लीजिए, अर्थात उसका सारांश याद कर लीजिए। और उसमें कभी कभी उद्देश्य पूछता है, तो दोनों कहानी का आप उद्देश्य याद रखिए। निश्चित ही 100% की गारंटी है कि इसमें से एक आप कर जाओगे, चाहे वो पंचलाइट से हो चाहे बहादुर से हो। आपको पढ़ना 2 कहानी है, दोनों के सारांश और दोनों का उद्देश्य आपको पढ़ लेना है। ये अब आगे आइए आपके 7वें नंबर प्रश्न में देखते हैं कि यह भी 80 शब्दों में उत्तर देना है, यह भी 5 नंबर का है। यहाँ अब आपको आलोक वृत्ति खंड काव्य पढ़ना है। तो आलोक वृत्ति खंड काव्य 8 सर्गों का है, अर्थात उसमें 8 सर्ग हैं। तो कम से कम इतना आप करिए कि 8वें सर्ग की कहानी तैयार कर लीजिए। कभी कभी ये पूछेगा 8वें सर्ग का सारांश दीजिए, या 7वें सर्ग का दीजिए, या 6ठे सर्ग का दीजिए। तो इस प्रकार से आप 8 सर्गों की कहानी को तो निश्चित ही याद रखिएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन हमने रखा है वो ये रखा है कि गांधी जी का चरित्र चित्रण, या कभी पूछेगा नायक का चरित्र चित्रण, या पूछेगा प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। तो तीनों का मतलब एक ही है, चाहे गांधी जी का पूछे, चाहे नायक का पूछे, चाहे प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछे, तो आपको एक ही उत्तर देना है, गांधी जी का चरित्र चित्रण। इस प्रकार से खंड काव्य यानी आलोक वृत्ति आप तैयार करके जाइए। आइए अब हम खंड ख की यानी प्रश्न नंबर 7 खंड ख की बात करते हैं, जिसमें संस्कृत से जो गद्यांश पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे।
तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो गद्यांश आता है वो ज्यादातर संस्कृत भाषा या महत्वम, इस पाठ को आप अच्छे से अनुवाद कर लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। क्योंकि मैंने उसी से लिया है और वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जो गद्यांश हमने लिया है संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया है वो है धन्यो अयम भारत ऐसा ... लिखता नंबर 1 पर। दूसरे पर है दूसरे धन्यो अयम भारत ऐसा ... भाषा तत्व विधि। और तीसरा आपका है अस्माकम रामायण महाभारत अद्वैतिहासिक ग्रंथा ... कश्याप दृष्टे विषया, ये आपका है। फिर आपका चौथे नंबर पर है संस्कृत साहित्य आदि कवि ... श्रेष्ठ चास्ति। फिर 5वें पर है संस्कृतस्य साहित्यम ... किंचित किंचित अन्यत। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर संस्कृतस्य साहित्यम ... नान्यत्रम तादृशम। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर है संस्कृत साहित्यम ... अनुश्लेन संजायन्ते। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर संस्कृतस्य साहित्यम ... हृदय विराजन्ते। फिर है आप 9वें नंबर पाएंगे आधुनिक रक्षयन्ति, अर्थात ये आपका भाषा संस्कृत भाषा या महत्वम से था। और ये भी ध्यान रखिएगा कभी कभी एक ही पैसेज में तीन चार जगह प्रोग्राम करके वही चीज बार बार पूछ लेता है। तो आप उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए कहाँ से कहाँ तक पूछता है। तो आइए हम अब उसके बाद श्लोक की बात करते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 8 में श्लोक पूछता है सुभाषित रत्नानि। यहाँ से हमने श्लोक को लिया है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है और निश्चित ही यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। तो वो क्या होगा पद्यांश में नंबर 1 सुखार्थिना सुखम। दूसरा है जलबिंदु ... धनस्य च। फिर तीसरा है न चौरहार्यम ... सर्वधन प्रधानम। फिर उसके बाद चौथा है आपका विद्या ... रक्षणाय। फिर उसके बाद 5वां है सहसा ... संप्रतः। फिर उसके बाद 6 नंबर पर है प्रीणाति ... लभन्ते। और 7वां है निंदन्तु ... नाधीरा। ये आपके पद्यांश से अर्थात श्लोक से पूछे गए प्रश्न हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाओगे तो निश्चित ही बोर्ड में आपको एक देखने को। आइए बच्चों हम 9 यानी प्रश्न 9 की तरफ चलते हैं, जो कि गद्य और पद्य जो संस्कृत के उसको हमने बता दिया। अब इसमें से आपका व्याकरण का पोर्शन शुरू होता है। यहाँ पर किसी एक एक शब्द का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको बताना है। चूंकि यह है मुहावरे में से किसी एक का अर्थ बताना है। तो आपको प्रश्न नंबर 9 में मुहावरा या लोकोक्ति देखने को मिलेगा। वहां से आपको एक ही सॉल्व करना है, दिया तो रहेगा 4। इसमें देख लीजिए जैसे अपना उल्लू सीधा करना, दूसरा गूलर का फूल होना, तीसरा ईद का चाँद होना और चौथा दूर के ढोल सुहावने। ये लगभग इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने चयन किया है। तो इसमें से एक का अर्थ बताते हुए आप प्रयोग करना सीख जाइए। हो सकता है इन चारों में से एक का आपका बोर्ड में आ जाए। इस प्रकार आइए अब हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश का उत्तर देना होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि अपठित जो है ये पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये आपको एग्जाम हॉल में ही प्रश्न देखने को मिलेगा और आप आसानी से पढ़ करके उसका उत्तर दे सकोगे। तो आइए हम प्रश्न 11 की तरफ देखते हैं कि सब प्रश्न 11 में क्या है। तो प्रश्न 11 में यही है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। अर्थात दो शब्द दिए होंगे और दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, उसको आपको बता देना है या टिक लगा देना है। तो इसमें सबसे पहला दिया, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन पूछा अनिल और अनल,
तो ये दोनों का अर्थ पूछा है। तो अनिल का क्या अर्थ है? अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। इस प्रकार से आपको बताना है। सेकंड में मैंने रखा है तरणी और तरणी। तो तरणी का अर्थ होता है आपका सूरज और तरणी का अर्थ होता है नाव। इस प्रकार से आप दो दो अर्थ बताते जाएंगे। तो जो मैंने यहाँ पर दो शब्दों को युग्म रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखकर आप जाएंगे। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 11। इसके बाद क नंबर था जिसमें दो शब्दों के अर्थ पूछे थे। अब ख नंबर में किसी एक शब्द के दो अर्थ बताने थे। जैसे इसमें पूछा है नाग, नाग का दो अर्थ बताना है। तो नाग एक तो सर्प को कहते हैं और दूसरी मीनिंग नाग का अर्थ होता है हाथी। और तीसरा जो है पतंग, एक तो पतंग उड़ने वाली बात करते हैं या पतंग आकाश को भी बोलते हैं, और तीसरा जो है पतंग आप कीड़े मकोड़ों को भी बोलते हो। तो इस प्रकार से इसका दो अर्थ हुआ। इस प्रकार आगे दिया हुआ है पयोधर। पयोधर दो अर्थ क्या होंगे? एक पयोधर का अर्थ होता है बादल, अर्थात बादल भी होगा, तालाब भी होगा, तड़ाग भी होगा, सागर भी होगा, ये होता है। और एक इसका अर्थ पयोधर से मतलब होता है स्तन। तो इस प्रकार इन दोनों शब्द की मीनिंग को आप जान गए। तो इसके बाद ख के बाद ग नंबर में पूछा है कि कई शब्दों के एक शब्द पूछा है, अर्थात एक लाइन दे देगा, कई शब्द होंगे, उसका एक अर्थ बताना होता है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रिया जीत, अर्थात इसमें दिया हुआ है इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्री और संत। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, आप जितेंद्री पर टिक लगा दोगे, वही सही है। इसके अलावा दूसरा इसी में पूछा है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके, अर्थात जिसका उदाहरण किसी से कंपेयर ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? तो उसको इसमें दिया हुआ उपमेय कहते हैं, अनुपम कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं या अभूतपूर्व कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम बोलते हैं। तो इसका उत्तर अनुपम होगा। तो घ नंबर में पूछा है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना। जैसा कि हमने कहा था शब्द और वाक्य, तो शब्द के बारे में भी पूछा और अब यहाँ वाक्य के बारे में पूछ रहा है कि वाक्य को शुद्ध करना है। तो इसमें 3-4 दिए हुए हैं जिनमें 2 वाक्य को शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहला वाक्य है मेरे को अभी जाना है। यहाँ मेरे को अभी जाना है बिल्कुल गलत है, इसमें होना चाहिए मुझे अभी जाना है। दूसरा नंबर दिया हुआ है वह कुर्सी में बैठा है। तो यहाँ जो शुद्ध होगा वह कुर्सी पर बैठा है। तीसरा जो है मैं लड़के को पढ़ाया हूं, तो यहां भी सही नहीं है, मैंने लड़के को पढ़ाया है, ये सही होगा। अब आगे देखते हैं, यानी चौथे नंबर में एक फूल की माला लाओ, तो यहां भी गलत है, फूल की एक माला लाओ। इस प्रकार से आपको 2 ही शुद्ध करना है, हमने 4 का शुद्ध बता दिया। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा अतिरिक्त और भी आप पढ़ लीजिए वाक्यों को शुद्ध करना, तो निश्चित ही आप कर जाओगे। आइए प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमने 3 रस को रखा है, श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस। ये आप पढ़ के जाएंगे। अगर आपको पढ़ने की दिक्कत है तो हमारे चैनल पर रस से संबंधित हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या हमारे चैनल पर जा करके आप रस से संबंधित श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस खुद पढ़ सकते हो आसान उदाहरण में। तो अब इसके बाद अगर बात करें अलंकार की, तो अलंकार भी आपके सामने मैंने रखा है। अनुप्रास, संदेह और भ्रांतिमान, ये 3 अलंकार आपके सामने हैं। संदेह और अनुप्रास और भ्रांतिमान अलंकार, तो ये भी आप आसानी से चैनल पे जाकर के सीख सकते हो या याद कर सकते हो। उसके बाद छंद की बात करें तो छंद में हमने 3 छंद रखे। नंबर 1 दोहा, नंबर 2 चौपाई, नंबर 3 सोरठा। तो इसमें से आपको एक ना एक तो आना है, अर्थात कभी कभी 2 फंस जाएंगे। तो आप तीनों चैनल पे जाइए, वहां से पढ़िए। इसके अलावा वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जितना भी इससे रिलेटेड है वहां हम लिंक दे देंगे, आप उसमें पढ़ सकते हो। इसके अलावा
अब प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो यहाँ वही पत्र की बात की गई है, अर्थात स्कूल में लिखित पद के लिए आप एक आवेदन दीजिए, या सफाई, मोहल्ले की सफाई के लिए आप जो है जिलाधिकारी को एक लेटर लिखिए, या बीमारी से संबंधित मेडिकल ऑफिसर को एक लेटर लिखिए। इस तरीके से लेटर पूछे जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 हो गया। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में इसमें जो है निबंध पूछे जाते हैं, वो भी 3-4 निबंध रहेगा, उसमें से एक आपको उत्तर देना होगा। हम कुछ निबंध इंपॉर्टेंट आपको देने वाले हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। निश्चित ही एक निबंध आपका एग्जाम में फंस जाएगा। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, नंबर 1 निबंध। दूसरा है मेरा प्रिय साहित्यकार या कवि, साहित्यकार किसी को ले लीजिए, कवि का ले लीजिए, एक आप तैयार करके जाएंगे। तीसरे नंबर पर है रोजगार की समस्या, तो इसको आप पढ़ के जाइए। और चौथे नंबर पर मैंने रखा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, उसको भी आप तैयार करके जाएंगे। 5वें नंबर पर है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए, और निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ क्या 100% आपको क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, और आप तैयार करके जाओगे, निश्चित ही 100 में 100 करके आओगे। बाकी अब हमारे चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस यहीं तक, धन्यवाद।